नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत दिनों अकोली परिसर के अचल विहार में रहने वाले उज्जवल मलसने नामक व्यक्ति द्वारा राजाबेट पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उसके द्वारा राजाबेट परिसर स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में गिरवी रखे गए 100 ग्राम सोने के आभूषणों में हेराफेरी करते हुए उसे नकली सोने के आभूषण देने का प्रयास किया गया है। यह शिकायत मिलने की खबर सामने आते ही शहर में हड़कंप मच गया था और पुलिस को ऐसी ही और 2 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसके बाद राजाबेट पुलिस ने बैंक प्रबंधन को नोटिस जारी करते हुए मामले में खुलासा मांगा था। ऐसे में बैंक प्रबंधन द्वारा राजाबेट पुलिस को दी गई जानकारी में यह स्वीकार किया गया कि बैंक के अलग अलग लॉकरों में रखे गए 5 किलो 800 ग्राम सोने के आभूषणों में हेराफेरी व गड़बड़ी हुई है और इन लॉकरों में अब तक करीब 3 करोड़ रुपए मूल्य के असली सोने के आभूषणों की बजाय नकली सोने के आभूषण बरामद हुए हैं। यूनियन बैंक की राजापेट स्थित शाखा के लॉकर रूम में कुल 92 लॉकर है, जिसमें से 3 लॉकर फिलहाल खाली है। वहीं शेष 90 में से 59 लॉकरों में रखे गए 5 किलो 800 ग्राम सोने के साथ गड़बड़ी हुई है। इसके अलावा शेष 36 लॉकरों में से 26 लॉकरों में रखा सोना बराबर है और 4 लॉकरों में रखे आभूषणों व दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जा रही है। इस पूरे मामले के बीच यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की राजापेट शाखा में बैंक के प्रबंधन द्वारा एक विशेष सूचना फलक लगा दिया गया है। साथ ही मीडिया के नाम विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि बैंक को लेकर किसी भी तरह की भ्रामक खबरें या अफवाहें न फैलाई जाएं। बैंक में जो आर्थिक गड़बड़ी हुई है उसका राजापेट पुलिस थाने द्वारा पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है और बैंक ने भी अपने स्तर पर इसका ऑडिट किया है। इस गड़बड़ी की वजह से जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें बैंक प्रबंधन द्वारा आर्थिक क्षतिपूर्ति का मुआवजा दिया जाएगा। विगत 2 वर्षों से कोविड संक्रमण के खतरे और प्रतिबंधात्मक निर्देशों के चलते सभी तरह के पर्वों व त्योहारों पर सन्नाटा छाया रहा, जिससे कृष्ण जन्माष्टमी यानी गोकुल अष्टमी का पर्व भी अछूता नहीं था। लेकिन अब कोविड संक्रमण की महामारी का असर पूरी तरह से खत्म हो चुका है और प्रतिबंधात्मक नियमों को हटा दिया गया है। ऐसे में कल गुरुवार 18 अगस्त की रात 9:30 बजे से शुक्रवार 19 अगस्त की रात 11 बजे तक गोकुल अष्टमी के पर्व पर बड़ी धूमधाम के साथ कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व मनाया जाएगा। इसके तहत कल 18 अगस्त व परसों 19 अगस्त की दरमियानी रात मध्यरात्रि 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव के पर्व की शुरुआत हो जाएगी, जिसके लिए शहर सहित जिले में स्थित कृष्ण मंदिरों के साथ साथ सभी मंदिरों व भाविक श्रद्धालुओं के घरों पर अभी से ही कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जहां पर कल रात 12 बजते ही नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जैसे उद्घोषों के साथ मंगल ध्वनि का नादस्वर सुनाई देगा। साथ ही कल व परसों पूरा दिन शहर में अलग अलग स्थानों पर दही हांडी जैसे आयोजनों की धूम भी दिखाई देगी, जहाँ पर गोविंदा टीमों द्वारा दही की हांडी को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की पूरी संभावना है। इस आशय की जानकारी भारतीय मौसम विभाग द्वारा दी गई है, जिसके तहत कहा गया है कि अगले 3-4 दिनों के दौरान विदर्भ सहित कोंकण व मराठवाड़ा क्षेत्र में बिजली की तेज गड़गड़ाहटों के साथ पानी बरस सकता है। ऐसे में कई शहरों व जिलों के लिए ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही नदी नालों के किनारे रहने वाले सभी लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। राज्यसभा सांसद के तौर पर अपने 1.5 माह के कार्यकाल और इस दौरान संसद अधिवेशन के बारे में जानकारी देने हेतु बुलाई गई पत्रवार्ता में सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने कहा कि विगत जून माह में राज्यसभा सदस्य के तौर पर निर्वाचित होने के बाद सदन के अपने पहले सत्र में हिस्सा लेते हुए उन्होंने महाराष्ट्र के विभिन्न मसलों को लेकर 23 सवाल उठाए हैं, जिन्हें लेकर केंद्र सरकार की ओर से सकारात्मक प्रतिसाद मिला और कई विषयों को लेकर विचार मंथन करते हुए आवश्यक निर्णय लिया गया। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने आज अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय व जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस महकमे के मंथन हॉल में एक बैठक की। अमरावती रेंज के आईजी चंद्रकिशोर मीणा की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में सांसद बोंडे ने अमरावती शहर से जिले और समूचे संभाग में लगातार बढ़ रही गौवंश तस्करी व गौवंश कटाई की घटनाओं पर अपनी चिंता जताते हुए पुलिस अधिकारियों से इस बारे में सवाल जवाब किए। मला एकच विचारायचं आहे की खरोखर आपल्याला प्रामाणिकपणे गोवंश वाचवायचं आहे की नाही वाचवायचं? कारण शेवटी कसं आहे, किती मीटिंग घेतल्या तरी तुमचं अधिकाऱ्यांचं कमिटमेंट असल्याशिवाय आणि तुम्ही ही ॲक्टिव्हिटी कोण केल्याशिवाय काय फायदा नाही। जेव्हा अधिकारी म्हणतो की गाड्या वेगाने जातात म्हणून आम्ही पकडू शकत नाही, असं जर पोलिसांनी म्हटलं म्हणजे रस्त्यावर वेगाने गाडी चालवणाऱ्याला आपला कोणता दरबंध नाही असं म्हणावं लागेल। म्हणजे ते पोलिसांसाठी तर अतिशय वाईट दिसतं। म्हणजे उद्या जर कोणी वेगाने गाडी चालवत असेल मग आपण त्या कॅमेऱ्याच्या गाड्या कशाला लावतो? वेगाने पकडायचं। म्हणजे आपण हतबल झाल्यासारखं, म्हणजे आजच्या ह्याच्यातून तुमच्या स्टेटमेंटमधून असं वाटलं मला की ते वेगाने गाड्या चालवतात, ते शस्त्र घेऊन असतात, ते आम्हाला उडवतील। पोलिसच जर हतबल झाले एवढे, मग बाकीचे तर काही कोणी वाचू शकत नाही। म्हणून
सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आय जी साहेब एस पी साहेब की आपलं कमिटमेंट आहे. कायदा केव्हा झाला? कोणत्या वर्षी झाला कायदा? समजा कायद्याची तुम्ही नाही केव्हा झाला सर? 14ला नाही, 14ला गव्हर्नमेंट सुरुवातीचा नाही, गोवंश बंदी कायदा महाराष्ट्रात 2015 आणि मी विधानसभेमध्ये होतो. मग 2015 पासून आतापर्यंत पकडलेल्यापैकी किती जण कन्व्हिक्ट झाले मला सांग. युवा स्वाभिमान पार्टी के जिलाध्यक्ष जीतू दुधाने द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि आगामी रविवार 21 अगस्त की सुबह 9 बजे से अमरावती में युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा नवाते चौक पर विदर्भ स्तरीय दही हांडी स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन सुबह 9 बजे रक्तदान शिविर आयोजित करते हुए किया जाएगा. इस वर्ष यह आयोजन देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित रहेगा. ऐसे में इस आयोजन में सर्वप्रथम शहीदों की स्मृतियों का अभिवादन करते हुए बलिदानियों के सम्मान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा. साथ ही इस दही हांडी स्पर्धा में प्रमुख अतिथि के तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित रहेंगे. दुसरं या दहीहंडीचं सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य आणि आनंदाची गोष्ट आपल्या विदर्भवासींसाठी अशी आहे की महाराष्ट्राचे युवा नेतृत्व, लाडकं नेतृत्व आणि विदर्भाचे सुपुत्र आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी महाराष्ट्राचा उपमुख्यमंत्री म्हणून कारभार हाती घेतलेला आहे. स्वीकारल्यानंतर विदर्भातील हा त्यांचा पहिलाच कार्यक्रम असणार आहे. त्यामुळे या दहीहंडीच्या मंचावर आपण माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांची रक्त तुला करणार आहोत. हजारो रक्तदाते सिद्धार्थ मंगलम येथे रक्तदान शिबिर आपण आयोजन केलेलं आहे. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यासाठी ज्या ज्या वीर शहीदांनी ज्ञात अज्ञात अशा अनेक हजारो लाखो वीर शहीदांनी आपला प्राणांचं बलिदान केलेलं आहे, त्या वीर शहीदांना नमन करून त्या वीर शहीदांच्या स्मृतीपासून प्रेरणा घेऊन आपण रक्तदान शिबिर सकाळी 7 वाजतापासून सुरू करणार आहोत. सिद्धार्थ मंगलम भंडेरा रोड येथे रक्तदान शिबिर राहील आणि दुपारी 1 वाजेपर्यंत रक्तदान शिबिर चालू राहणार आहे. संकलित झालेलं संपूर्ण रक्त या रक्ताच्या पिशव्यांनी माननीय उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांची दहीहंडीच्या मंचावर दुपारी 2 वाजता रक्त तुला करण्यात येईल. आगामी गणेशोत्सव पर्व के मद्देनजर शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने हेतु शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आतिश सिंह ने आज अपने कक्ष में पुलिस उपायुक्तों व सहायक पुलिस आयुक्तों सहित आयुक्तालय अंतर्गत आने वाले सभी पुलिस थानों के थानेदारों की बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने गणेशोत्सव पर्व शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने हेतु तमाम आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए. वहीं गणेशोत्सव पर्व के मद्देनजर आज खोलापुरी गेट पुलिस ने अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत आने वाले गणेश मंडल के पदाधिकारियों, पार्षदों, पुलिस मित्रों व शांतता समिति के पदाधिकारियों की खोलापुरी गेट पुलिस थाने में एक बैठक बुलाई. इस दौरान पुलिस उपायुक्त ने उपस्थितों को त्योहार के समय शहर में शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए. आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत आज सुबह 11 बजे समूचे राज्य में चारों ओर एक साथ राष्ट्रगीत गायन का उपक्रम आयोजित किया गया था, जिसके तहत सभी सरकारी महकमों में अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ ही विभिन्न स्थानों पर नागरिकों ने एक साथ इकट्ठा होकर राष्ट्रगीत का गायन किया है. इस उपक्रम के तहत आज अमरावती जिलाधीश कार्यालय सहित अमरावती महानगर पालिका के प्रांगण में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर राष्ट्रगीत गाया. साथ ही सभी शिक्षा संस्थाओं में भी राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन हुआ.
इसके अलावा स्वराज महोत्सव अंतर्गत आज शहर पुलिस आयुक्तालय में भी सुबह 11 बजे सामूहिक राष्ट्रगीत गायन का कार्यक्रम लिया गया। वहीं ग्रामीण पुलिस विभाग द्वारा भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान राज्य में आज सुबह 11 बजे राष्ट्रगीत गायन उपक्रम का आयोजन करते हुए राज्य सरकार द्वारा सभी से इसमें शामिल होने का आह्वान किया गया था, जिसे समूचे राज्य में अच्छा खासा प्रतिसाद मिला। सबसे खास बात यह रही कि पश्चिम जिले के मंगरूल पीर में इसी समय एक अंतिम यात्रा निकाली गई थी और जैसे ही राष्ट्रगीत का गायन शुरू हुआ तो अंतिम यात्रा में शामिल सभी लोगों ने पार्थिव शरीर को नीचे रखकर राष्ट्रगीत गाते हुए राष्ट्रगीत का सम्मान किया। कांग्रेस के पूर्व पार्षद मुन्ना राठौड़ ने आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में शहरवासियों से वर्ष 2022-2023 के लिए बढ़ाए गए प्रॉपर्टी टैक्स को नहीं भरने का आह्वान करते हुए चेतावनी दी कि अगर मनपा प्रशासन द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स में की गई वृद्धि को वापस नहीं लिया जाता है तो मनपा आयुक्त के कार्यालय में ठिया आंदोलन किया जाएगा। विदर्भ के शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी रहने वाली श्री शिवाजी शिक्षा संस्था में इस समय चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं और आगामी 11 सितंबर को नई कार्यकारिणी का चयन करने हेतु मतदान कराया जाएगा, जिसके लिए मौजूदा अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख के खिलाफ मौजूदा उपाध्यक्ष नरेश चंद्र ठाकरे द्वारा इस बार अपना पैनल उतारा गया है। मुख्य भिड़ंत दोनों ही पैनलों के बीच होने के पूरे आसार हैं। सिम्फनी ग्रुप ऑफ म्यूजिकल कल्चरल एंड वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आयोजित द मेलेडियस जर्नी ऑफ किशोर कुमार नामक संगीत की महफिल बेहद शानदार रही। संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित इस महफिल को संगीत के प्रेमियों की ओर से बेहतरीन प्रतिसाद मिला। स्थानीय हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में पहली बार एक्रोबेटिक्स जिम्नास्टिक एशियन चैंपियनशिप स्पर्धा का आयोजन किया गया। इसके तहत सीनियर और जूनियर समूह के लिए भारतीय टीम में जिम्नास्ट खिलाड़ियों का चयन करने हेतु परीक्षण प्रतियोगिता का उद्घाटन भी हुआ। इस अवसर पर हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के पदाधिकारियों सहित जिम्नास्टिक क्षेत्र से संबंधित संस्थाओं के पदाधिकारी व गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। पूर्णानगर गांव वासियों ने आज जिलाधीश को सौंपे ज्ञापन में बताया कि येलकी पूर्णा से पूर्णानगर के रास्ते की हालत काफी खराब हो चुकी है और कई बार ध्यान दिलाए जाने के बावजूद इस रास्ते का काम शुरू नहीं किया गया। अगर समय रहते इस रास्ते का निर्माण नहीं हो पाया तो गांव में गणपति स्थापना व गणपति विसर्जन नहीं किया जाएगा। भीम ब्रिगेड द्वारा बीएंडसी के कार्यकारी अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि आगामी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर इरविन चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पुतले के सामने संविधान की 30 फीट ऊंची उद्देशिका का सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग द्वारा निर्माण करवाया जाए। जय संविधान संगठन द्वारा सार्वजनिक निर्माण कार्य के उपविभागीय अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि रहमत नगर में बनने वाला 80 फीट का रोड ठेकेदार की लापरवाही के चलते अधूरा बना है। ऐसे में परिसर वासियों जिसे तत्काल पूरा किया जाना चाहिए, अन्यथा इसके खिलाफ जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के वडाली पुल के पास एक 17 वर्षीय नाबालिग युवक पर 2 लोगों ने चाकू से हमला किया था। इस हमले में बुरी तरह घायल सम्राट तायडे नामक युवक पर लेजर ऑपरेशन करते हुए डॉक्टरों ने उसकी पीठ से चाकू निकाला, जिसके चलते अब इस युवक की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं इस मामले में गिरफ्तार किए गए सूरज धंधर व रोहित धंधर नामक 2 हमलावर भाइयों को अदालत ने 2 दिन की पुलिस कस्टडी में रखने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने गुप्त सूचना के आधार पर गोपाल इवनादे नामक एक कुख्यात चोर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसने 3 जगहों पर चोरी करने का अपराध कबूल किया है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के जिला मध्यवर्ती कारागार में हत्या के अपराध में पिता व पुत्र सजा काट रहे थे। इस दौरान श्रीराम सोलंकी नामक हत्यारोपी कैदी की तबियत बिगड़ जाने के कारण उसे इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, परंतु इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। धारनी के हरिसाल में रहने वाला विक्की नाथ घर से अमरावती जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन 2 दिन बाद इस युवक की पैठन शहर के नागघाट की गोदावरी नदी में लाश मिली। परिजनों द्वारा संदेह व्यक्त करते हुए कहा गया कि विक्की की मौत स्वाभाविक नहीं है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। दरियापुर तहसील के कलाशी गांव में रमेश ढोले नामक किसान ने कर्ज के बोझ से परेशान होकर 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के मौके पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। राम मंदिर चौक से दमयंती नदी में बहकर गए युवक की 9 दिन बाद संगमेश्वर मंदिर के पास फांदे के खेत के निकट झाड़ियों में फंसी हुई लाश मिली है। अभिजीत वैद्य नामक यह युवक विगत 8 अगस्त को नदी में आई बाढ़ के पानी में बह गया था। भातकुली तहसील के वाकी रायपुर गांव में रहने वाले पूर्व सरपंच कैलाश डोंगरे की उनके ही घर में सिर फोड़कर हत्या कर दिए जाने की घटना उजागर हुई। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। अकोला शहर के न्यू तापड़िया नगर में विगत शनिवार की रात 10 बजे आपसी वर्चस्व की लड़ाई के चलते विनोद ठोमरे नामक 35 वर्षीय युवक की चाकू से सपासप वार करते हुए हत्या कर दी गई। वहीं विनोद पर हमला करने वाले हमलावरों में से सुहास वाकोड़े नामक हमलावर भी चाकू का वार लग जाने के चलते घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसे पुलिस जल्द अपने कब्जे में लेगी। वर्धा शहर के पिपरी में गए चौक परिसर में पुराने विवाद के चलते एक होटल मालिक ने अपनी ही होटल की मोटरसाइकिल को पहले शराब पिलाई और बाद में उसे चाकू से सपासप वार करते हुए बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। मृतक की शिनाख्त कारला चौक निवासी अमोल मसराम के तौर पर हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।